Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं the disorders related to the nutrition और उन्हीं डिजीजेस में से चंद एक जो मजीद आपके सिलेबस का हिस्सा हैं उनको भी डिटेल से बोर्ड पे देखते हैं. प्रीवियसली कुछ डिसऑर्डर्स हम स्टडी करके आ चुके हैं, ऑलराइट, जिसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ा डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया यानी कि खाने का सही हजम ना होना, जिसे उर्फे आम में हम बदहजमी कह देते हैं. इसके लिए हमने ये देखा कि हो सकता है स्टमक के अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो, खाना बहुत ज्यादा सख्त हो या उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा खा चुके हो कि सही तौर पे हजम ना हो रहा हो. फिर इसके साथ ही साथ ड्यूडेनम के अंदर जाके भी गड़बड़ हो सकती है और फिर पेट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म की डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आ सकती है. ऑलराइट, डिस्पेप्सिया के बाद स्टूडेंट्स हमने कंटिन्यू किया था विद द फूड पॉइजनिंग. ऑलराइट, फूड पॉइजनिंग यानी कि खुराक का जहरीलापन पैदा कर देना. इसकी वजह से भी हमने ये देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासिर हो रहा होता है और ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम खुद मुतासिर हो रहा होता है बल्कि बॉडी के और ज्यादा ऑर्गन्स भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं. और बुनियादी वजह कौन है इसकी? देयर वर सम बैक्टीरिया जिसमें वन इज सैल्मोनेला, ऑलराइट, एंड कंपाइलोबैक्टर, और फिर उसके बाद था क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम. ऑलराइट, इनके साथ हम SP लिख रहे हैं क्योंकि इनकी डिफरेंट स्पीशीज हो सकती हैं. अब इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो अल्टीमेट नुकसान हमने ये देखा था कि कार्डियक अरेस्ट वगैरह यानी कि कार्डियक पैरालिसिस या रेस्पिरेटरी पैरालिसिस वगैरह भी फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है. और वजह इसकी क्या है? ये बैक्टीरिया और आते कहां से हैं? खुली हुई जगहों से खाना खाने से या खाने के दौरान सफाई सुथराई का ख्याल ना रखने की वजह से. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक चीज स्टडी की थी, देयर वाज ओबेसिटी यानी कि मोटापा. और ओबेसिटी की बुनियादी वजह क्या है? ओवर ईटिंग. और ओवर ईटिंग के साथ ही साथ हमने ये देखा था कि कुछ लोग जितना मर्जी खा जाएं वो कभी भी मोटे नहीं होते. उसकी वजह उनके हार्मोन्स और उनका हेरिडेटरी मेकअप होता है कि इसका असर ही नहीं होने देते कि वो जितना मर्जी खा रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म साथ साथ उनका साथ दे रहा होता है. ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अभी जो हम कंटिन्यू करेंगे, दिस इज विद द डिजीज दैट इज नोन एज एनोरेक्सिया नर्वोसा. ऑलराइट, अब इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि टर्म जब हम ऐड कर रहे हैं नर्वोसा तो इसका मतलब यह है कि ये कोई ना कोई नफ्सियाती मर्ज है. ऑलराइट, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे डायरेक्टली फिजियोलॉजी या एनाटॉमी का नुकसान तो अलहदा बात है, लेकिन बुनियादी वजह कौन है? द प्रॉब्लम लाइज विद इन द ब्रेन ऑफ दीज पेशेंट्स. ओके, और वो क्या प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इलनेस रिलेटेड टू फियर ऑफ गेटिंग ओवरवेट. ऑलराइट, ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें बच्चों को, खास तौर पे गर्ल्स की हम यहां पे बात करते हैं, कि 12 से लेके 21 साल तक जैसे ही बुलूगत का आगाज हो रहा होता है तो उसके दौरान बहुत सारी तब्दीलियां आ रही होती हैं बॉडीज के अंदर, और इन तब्दीलियों को कोप ओवर करना या इनको अपना लेना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती. ऑलराइट, खास तौर पे इस तरह के बच्चे कि जो जैसे ही बुलूगत की जानिब जाना शुरू होते हैं तो वो ये समझना शुरू हो जाते हैं कि बॉडी जो है वो ओवरवेट होना शुरू हो गई है. बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल तब्दीलियां आ रही होती हैं, हार्मोन्स वगैरह की जो कंसंट्रेशंस हैं उनमें कईयों में इजाफा हो रहा होता है, और उसके साथ ही साथ बॉडी के अपीरेंट फीचर्स, वो खसूसियात जो कि सेकेंडरी मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, यानी कि वो खसूसियात जो आपको बलूगत के आसार के तौर पे नमूदार हो रहे हैं, उनको भी ये समझा जाता है कि शायद ये बॉडी के अंदर वजन बढ़ाने के बायस बन रहे हैं. ऑलराइट, तो इस वजह से ये वाले बच्चे, खास तौर पे गर्ल्स की, अगेन मैं यहां पे बात कर रहा हूं, कि कुछ ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं और इसका नुकसान ये होता है कि वो खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं. और इसी वजह से यहां पे ये बात मैंने लिखी है कि फियर ऑफ गेटिंग ओवरवेट. ओके, कि इस बात का खौफ बैठ जाता है कि कहीं थोड़ा सा भी खाना खा लिया तो ऐसा ना हो कि कहीं बॉडी का वजन जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए. ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह कि जैसे आप इस इमेज में अगर देखें तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये गर्ल मिरर के सामने खड़ी हुई है. ऑलराइट,
ऑल्दो शी इज वेरी स्मार्ट देखने के लिहाज से, लेकिन अपने आप को मिरर के अंदर क्या इमेजिन कर रही है कि शी इज गेटिंग फैट और ओवरवेट। ऑलराइट, बस यही एक प्रॉब्लम है इस बीमारी के साथ कि अगर इसको कोप ओवर कर लिया जाए, इसको हल करना इतना ज्यादा आसान नहीं है कि जितना नजर आ रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये वाली कंडीशन प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाती है और ये वाले बच्चे इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दें, हालांकि वो असल में अंडरवेट जा चुके हैं, बॉडी का जितना वजन होना चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा कम हो चुका हुआ है वजन, लेकिन अपने आप को फिर भी ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि शायद अभी भी हमारा वजन ज्यादा है। तब खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है, तो फिर इसका इलाज करने की जरूरत है। ऑलराइट, और इलाज में स्टूडेंट्स पहला जो काम किया जा सकता है वो क्या है? देयर इज इंट्रावेनस or intramuscular routes can be used to protect these patients from undernutrition. ऑलराइट, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं क्योंकि ओरल रूट यानी कि मुंह के जरिए तो खाना बिल्कुल छोड़ चुके हैं खौफ की वजह से, तो फिर इसकी वजह से इनको ड्रिप्स की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में किसी ना किसी सूरत में न्यूट्रिएंट्स जरूर पहुंचाए जाते हैं ताकि इनके अंदर ऐसी वीकनेस ना हो कि जिसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट और लंग्स और ब्रेन वगैरह, अगर ये अंडर न्यूट्रिशनल फेज में चले गए तो फिर हो सकता है स्ट्रोक्स वगैरह या और इस तरह की सीवियर कंडीशंस का सामना करना पड़ जाए। ऑलराइट, फिर स्टूडेंट्स इसके साथ ही साथ चूंकि नफ्सियाती बीमारी है तो इसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कोई 1-2 दिन पे मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ये भी बहुत ज्यादा ड्यूरेशन ले सकता है, जैसे कि समटाइम्स 2 to 4 years। ऑलराइट, ये बात आपकी किताब में भी मेंशन की हुई है। 2 से लेके 4 साल तक का दौरानिया ये नफ्सियाती इलाज पे या इससे भी ज्यादा वक्त बाज़-औक़ात लग सकता है, ताकि इस तरह के पेशेंट्स को कन्विंस किया जाए कि वो खाना खाना शुरू कर दें और अपनी उस अंडरवेट कंडीशन से बाहर निकल आए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज एनोरेक्सिया नर्वोसा। फिर इसी की एक दूसरी फॉर्म हम देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी इससे ऑपोजिट है, दैट इज नोन एज बुलिमिया नर्वोसा। जी स्टूडेंट्स, अब बुलिमिया नर्वोसा वाली जो कंडीशन है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन नर्वोसा हमने साथ लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि ये भी एक नफ्सियाती मर्ज कहलाएगा। ऑलराइट, इसके अंदर गड़बड़ का लेवल डिफरेंट है। सबसे पहले नंबर पे तो वहां पे हमने ये देखा कि जैसे प्यूबर्टी या बलूगत का आगाज होता है तो साथ ही ये ख्याल पैदा होना शुरू हो जाता है कि डाइट कॉन्शियस हो जाएं और अपने वेट को मेंटेन कर लिया जाए, लेकिन यहां पे ये प्रॉब्लम है कि ये एक तो एज के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा हो चुके हुए होते हैं और इसके साथ ही साथ अगेन द फीमेल्स, ओके, यहाँ पे चांसेस हैं कि मेल्स और फीमेल्स दोनों ही मुतासिर हों बुलिमिया नर्वोसा से, लेकिन मेजॉरिटी जो मुतासिर हो रही है दे आर अगेन द गर्ल्स। ऑलराइट, और इधर क्या गड़बड़ चल रही होती है वो ये है वोरेशियस ईटिंग। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है? ये मखसूस टर्म यहां पे यूज की जा रही है कि बहुत ज्यादा खा लेना। ऑलराइट, और किस तरह का खाना पसंद किया जा रहा है? क्रीमी, ग्रीजी, ऑयली जैसे कि फ्राइड वगैरह फूड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यानी कि हर उस तरह का खाना पसंद किया जाएगा कि जिसके अंदर फैट्स की अमाउंट ज्यादा है। अब अंडरस्टूड सी ये बात है कि जब चिकनाई बहुत ज्यादा खाई जाएगी और उसको प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं किया जाएगा तो फिर जो कंडीशन होगी दैट विल बी ओवरवेट कंडीशन। ओके, अब यहां पे खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि जैसे ही इन पेशेंट्स को ये फीलिंग आना शुरू हो जाए कि बहुत ज्यादा खा लिया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि हम मोटे हो जाएं, तो फिर इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? एक टर्म मैं यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं, दिस इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग क्या है कि खुद से जबरदस्ती उल्टी करने की कोशिश करना कि जो हम खा चुके हैं किसी तरीके से वो बाहर आ जाए ताकि हमारे वजन में इजाफा ना हो सके। ऑलराइट, फिर इसी तरह कुछ और टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। देयर आर लैक्सेटिव्स और फर्गेटिव्स। अब ये दोनों चीजें क्या है? ऐसी अद्वियात, ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल कि जो खा चुके हुए हैं, अगर वो वॉमिटिंग के जरिए बाहर नहीं आ रहा तो फिर उसकी बॉवल मूवमेंट को बढ़ा दिया जाए कि वो खुराक बगैर हजम हुए, बगैर जज़ब हुए किसी तरीके से बॉडी से खारिज हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब दोनों सूरतों में नुकसान क्या है कि पहले तो खा लिया बहुत ज्यादा, एक ये नफ्सियाती असर था, फिर उसके बाद उसको निकालने की कोशिश की जिसका 1% भी कोई फायदा बॉडी को नहीं पहुंच रहा। ना तो उसे एनर्जी हासिल हुई, ना उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल हुए, बल्कि उल्टा नुकसान हो गया। और वो नुकसान किस तरह से नजर आता है? इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन। ऑलराइट, just like sodium, chlorine, potassium, magnesium, EDC. Alright students, इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है, उनमें कमी आना शुरू हो जाती है, और अगर इनमें कमी आना शुरू हो जाए तो बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम भी हो सकता है कि अगर बॉडी पहले ही अंडर न्यूट्रिशन या इससे भी एक अच्छी टर्म है माल न्यूट्रिशन वाली फेज से गुजर रही हो। ऑलराइट, माल न्यूट्रिशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? कि खाना खाया तो जा रहा है लेकिन बॉडी के काम नहीं आ रहा। बिल्कुल उसी तरह के जैसे हम एक टर्म बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ओके, बैलेंस डाइट में हम इस तरह की एक डाइट चार्ट बना लेते हैं कि जिसमें हमें पता होता है प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, और इवन उनके अंदर कैलोरीज कितनी इनटेक की जा रही हैं ये भी हमें पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि जो खाया जा रहा है बहुत ज्यादा खा लिया और उसके बाद फिर उसको फौरन निकाल दिया। तो इस दोनों प्रोसेसेस में नुकसान ये है कि सिस्टम भी डिस्टर्ब हुआ और फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो कंडीशन है दैट इज बुलिमिया नर्वोसा, ये इस तरह के लोगों में हमें ज्यादा नजर आती है कि जो बहुत ज्यादा खाएं फिर उसके बाद उसको निकाल दें। ओबेसिटी की जानिब बॉडी भी अपेरेंटली इनकी ऐसी नजर आना शुरू हो जाती है कि जैसे ये थोड़े से ज्यादा सेहतमंद हैं, लेकिन असल में वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज बॉडी के पास होनी चाहिए वो इनके पास बिल्कुल भी नहीं होती। ऑलराइट, देन इज द नेक्स्ट डिसऑर्डर व्हिच इज नोन एज पाइल्स। Piles, also known as hemorrhoids. Alright students, इसको उर्दू में हम बवासीर का नाम भी देते हैं। अब यहां पे आपके लिए मैं एक टर्म मेंशन करने जा रहा हूं क्योंकि बुनियादी तौर पे इस बीमारी का बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जिस हिस्से के साथ ताल्लुक है हमें उसका जरूर पता होना चाहिए। दैट इज नोन एज एनोरेक्टल म्यूकोजा। ऑलराइट, पहले तो ये समझ लें कि ये एनोरेक्टल वाली कंडीशन कौन सी है। ओके, इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। रेक्टम वो हिस्सा था जहां पे फीसिस को या स्टूल को स्टोर किया गया टेम्परेरीली कि अभी थोड़ी देर के बाद इसको खारिज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद एनस जो है वो एब ओरल ओपनिंग है जहां से इस सारे फुजले को बॉडी से खारिज करना है। यहां पे गड़बड़ हो जाती है और उस गड़बड़ को हम करेक्टराइज कर सकते हैं दो तीन चीजों के साथ। सबसे पहले नंबर पे dilated, all right, then tortuous veins, all right, कहां पे? एनोरेक्टल म्यूकोजा के अंदर। अब स्टूडेंट्स ये जो टर्म मैंने लिखी है इससे क्या मुराद है कि वेन्स फूल जाती हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा बल पड़ना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि पूरा एनोरेक्टल म्यूकोजा वाला रीजन फूलना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, अब जब ये कंडीशन बन जाए तो हम कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट सिम्पटम ऑफ द पाइल्स और हेमोरॉइड्स। अब फिर उसके बाद गड़बड़ कहां पे होती है? अब इसमें आपको अपनी खुराक के इनटेक के ऊपर फौरन गौर करना पड़ेगा कि क्या खुराक के अंदर कहीं कैफीन का बहुत ज्यादा इनटेक शामिल तो नहीं है, कहीं आप बहुत ज्यादा चाय तो नहीं पीते,
या इवन कि अगर कोई स्मोकर है तो निकोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा हो, या बहुत ज्यादा स्पाइसी खुराक खाई जा रही हो, बहुत ज्यादा मसालेदार, या इस जगह से खाना खाया जा रहा है कि जहां पे क्वालिटी में शुबा है कि कहीं इस जगह से पका हुआ खाना इस तरीके से पका ही नहीं होता, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ दैट सेम पर्सन हु इज नॉट ऑब्जर्विंग द हाइजीन ऑफ द फूड इट इज इनटेकिंग, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख रहा, तो इसकी वजह से इसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब अगर कब्ज का मरीज भी हो और उसके साथ ही साथ ये वाला प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाए, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पेनफुल फीलिंग आनी स्टार्ट हो सकती है कि जैसे ये इंसान, ये पेशेंट कोशिश करेगा कि बॉवल को पुश करे, यानी कि स्टूल को पास करने की कोशिश करे, बॉडी से बाहर खारिज करे, उसके साथ ही इसको बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, और जितना ज्यादा जोर से पुश करेगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस आउट करेगा एनोरेक्टल म्यूकोजा को, उसके साथ ही साथ तकलीफ में भी इजाफा होगा, और इवन के समटाइम्स ये भी हो सकता है कि वेन्स रप्चर होना शुरू हो जाएं और ब्लड जो है वो भी स्टूल के साथ ही पास होना शुरू हो जाए। तो इसकी वजह से हर इस किस्म की आदत से और टाइप ऑफ द फूड से बचें कि जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा दे या इसके साथ ही साथ इन वेन्स की डायलेशन को या एनोरेक्टल म्यूकोजा को इन्फेक्ट कर दे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए सॉल्यूशन जो सबसे अच्छा है, दैट इज द यूज ऑफ रफेज फाइबर इन द फूड। ओके, ऐसे फल और ऐसी सब्जियां खाई जाएं कि जिनके अंदर रफेज या डाइटरी फाइबर मौजूद होता है, ताकि वो लैक्सेटिव का काम करेगा और खुराक जो है वो स्मूथली पास ओवर करती चली जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, एक देसी टोटका इस्तेमाल किया जाता है टू ड्रिंक मिल्क। ऑलराइट, ये वाला काम भी किया जा सकता है। फिर इसके साथ ही साथ ड्रग्स की सूरत में लैक्सेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि स्टूल को पास करने में मजीद सहूलत प्रोवाइड की जा सके। ऑलराइट, बाज़ औक़ात इवन कि ये कंडीशन इतनी ज्यादा सीवियर हो जाती है कि जो इंटरनल म्यूकोजा है वो आउटवर्ड प्रोट्रूड कर जाए, तो फिर पेशेंट्स को हार्ड सीट्स वगैरह के ऊपर, बेंचेस के ऊपर बैठने से भी मना कर दिया जाता है। जर्म्स वगैरह से बचें, अपने खाने के अंदर सफाई सुथराई का ख्याल रखें और फल और सब्जियों का इस्तेमाल अपनी डेली डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद द लास्ट थिंग इज अल्सर। जी स्टूडेंट्स, अब ये टर्म सुनी तो होगी आपने बहुत ज्यादा कि अल्सर हो गया, मैदे में अल्सर हो गया, इंटेस्टाइन में अल्सर हो गया। इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अ सोर। ओके, एक जख्म की सी कैफियत पैदा हो जाए अगर स्टमक के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो फिर हम कहते हैं दिस इज नोन एज अल्सर। ऑलराइट, फिर हम इसको अल्सर का नाम देना शुरू कर देंगे। अब इसके लिए पहले नंबर पे तो मैं दो टाइप्स आपको बताता चलूं। एक टर्म हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक अल्सर। ऑलराइट, अब ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में अगर हो रहा है तो फिर हम इसको कहते हैं दिस इज गैस्ट्रिक अल्सर। ओके, एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज पेप्टिक अल्सर। ओके, और इससे हमें ये याद रखना है कि स्टमक के अगर पार्ट के अंदर ये वाला प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये मैदे का अल्सर पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। ओके, अब फिर इसके बाद स्टूडेंट्स मैं ये चाहता हूं कि आप पहले जरा स्टमक के स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लें। ओके, ये जो स्टमक का इमेज आपको यहां पे नजर आ रहा है, इसके अंदर आप देखें सबसे पहला पार्ट जहां से फूड एसोफेगस से पास होके स्टमक के अंदर आता है, दिस इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। फिर कार्डियक स्फिंक्टर के बाद जो फूला हुआ या उभरा हुआ स्ट्रक्चर है उसको हमने फंडिक रीजन या फंडस कहा था। फिर उसके बाद मेन बॉडी आ जाती है स्टमक की, एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज एंट्रम और पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। ओके, अब देखें यहां पे एक नई चीज का इजाफा करने जा रहा हूं मैं, और वो क्या है स्टूडेंट्स, खास किस्म के बैक्टीरिया दैट आर नोन एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऑलराइट, अब देखें ये जो बैक्टीरिया हैं इनके नाम से आपको आइडिया हो जाएगा कि पाइलोरस रीजन में इंफेक्शन कॉज कर रहे हैं। ओके, अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि आपके खाने के साथ ही दाखिल हो गए स्टमक के अंदर, और फिर स्टमक के पाइलोरिक रीजन के अंदर स्पेशली, ओके, वहां पे जाके क्या करते हैं कि जो म्यूकोजा है, जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग मौजूद थी
कि जिसने क्या करना था, मैदे को बचाना था कि उसकी अपनी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कहीं उसको डैमेज ना कर दें, या वो HCl जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसको मुतासिर ना कर दे। इसी को बचाते बचाते जब ये बैक्टीरिया आके अटैक करेंगे तो इनके पास कुछ स्पेसिफिक प्रोटीएजेस मौजूद होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दें। तो ये क्या करते हैं, म्यूकोजा को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही म्यूकोजा डैमेज होगी तो इसका मतलब प्रोटेक्टिव शील्ड तो खत्म। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि एसिड्स जो हैं, जो तेजाब हम खुद से पैदा कर रहे हैं अपने गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो यहाँ पे अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्सर को बढ़ाने वाली जो सबसे पहले एक चीज है, दैट इज व्हाट, एसिडिटी। ओके, तेजाबियत का मुसलसल प्रॉब्लम रहे तो ये आपके अल्सर वाली कंडीशन को बढ़ा सकती है। फिर उसके साथ ही साथ हम इसी से रिलेट कर सकते हैं ओवर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस बहुत ज्यादा अगर पैदा होना शुरू हो जाए तो इस सूरत में भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब क्या होगा कि जैसे ही म्यूकोजा खत्म तो HCl ने उस टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर दिया। फिर उसके साथ ही साथ अगर गौर करें तो पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और हमारा जो स्टमक है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि पेप्सिन खुद से ही अपनी वॉल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर दे। बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन का आगाज किया लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ता ही चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, समटाइम्स एक्सट्रीम केसेस में यह भी देखा गया है कि जख्म तक बात नहीं रुकती, बल्कि क्या होता है कि स्टमक की लाइनिंग के अंदर एक पोर या एक होल डेवलप हो जाए जिसको हम कहते हैं परफोरेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा कि खुराक जो है वो स्पिल आउट हो सकती है, कि स्टमक में से बाहर निकलना शुरू हो जाए, और जैसे ये खुराक बाहर जाएगी पेरिटोनियल पोर्शन के अंदर, एब्डोमिनल रीजन में फैलना शुरू होगी तो और ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकती है। ओके, दिस स्टेज इज नोन एज परफोरेशन। और इसके साथ ही साथ समटाइम्स ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग हमेशा नुकसानदेह होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे तो नुकसानात हैं, अब इनसे बचा किस तरह से जाए। इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा दोबारा वही चीजें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। निकोटीन का बहुत ज्यादा इनटेक, इवन के अगर अल्कोहलिक रीजन्स में कुछ लोग रह रहे हैं तो अल्कोहल का बहुत ज्यादा इनटेक, कैफीन का बहुत ज्यादा इनटेक, चाय बहुत ज्यादा पी जा रही है अगर तो उससे भी कोशिश करें, परहेज करें। और फिर उसके बाद सफाई सुथराई का ख्याल जरूर रखा जाए, अपने हाथ धोएं, अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखें, जो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए, और उसके अंदर फाइबर्स वगैरह का इस्तेमाल जरूर किया जाए। इवन के समटाइम्स अगर अपनी रूटीन में दही का, योगर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये भी आपको अल्सर्स पैदा होने से महफूज रख सकता है। ऑलराइट, तो इन सब चीजों से जिनसे अल्सर की बीमारी में बढ़ने का, इजाफा होने का इम्कान हो, इन सब चीजों से खुद को रोकें, दूसरों को इसकी तरगीब जरूर दें, खुद भी जो है सफाई सुथराई का ख्याल रखें और दूसरों को भी साफ सुथरा रहने की तलकीन जरूर करें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहीं पे इस सेशन का इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।